आप सभी वॉरेन बफेट को तो जानते होंगे, पर आपको ये पता है कि इंडिया का वॉरेन बफेट किसे कहा जाता है? Well, I would say it that way, as George Soros has put, that mutual fund, today the mutual fund industry is around $70 trillion world over. This man is known as Indian वॉरेन बफेट एंड द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग इन इंडिया। और इनका नाम है चंद्रकांत संपत। चंद्रकांत संपत बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, बहुत जाने माने इन्वेस्टर थे, और इन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। और आज इस वीडियो में हम इनके बारे में जानेंगे, इनके थॉट्स के बारे में जानेंगे, और इनकी स्ट्रेटेजी के समझेंगे, किस तरह से इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे, कौन कौन से स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो में थे, और किस तरह से एक कंपनी को ये चुनते थे इन्वेस्टमेंट के लिए। पर सबसे पहले जानते हैं इनके बारे में कि चंद्रकांत संपत आखिर थे कौन। लेट चंद्रकांत संपत was born in a Gujarati family in the 1950s. He decided to leave his family business and to invest in independent India's fledgling stock market. चंद्रकांत संपत एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करते थे, और करीब जब इनकी उम्र 26 साल की थी, करीब 1950 के आसपास इन्होंने अपने परिवार के बिजनेस को छोड़ के इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। इतने बड़े इन्वेस्टर होने के बावजूद भी शायद आप में से कई सारों ने इनका पहली बार नाम सुना होगा। पर ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स हम्बल नेचर। इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी ये सिंपल लाइफ, सरल जीवन जीते थे। इन्हें दिखावा पसंद नहीं था, एक दिखावटी जीवन से इन्हें फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए इतने पैसे होने के बावजूद भी, इतना बड़ा इन्वेस्टर होने के बावजूद भी एक सिंपल लाइफ, एक सरल जीवन जीते थे। इन्होंने बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को गाइड किया है। इवन डीमाउट के फाउंडर राधाकृष्ण दामनी को भी इन्होंने ही इन्वेस्टिंग के लिए गाइड किया है। इसलिए इन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहते हैं, और इसलिए इन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। इनका सही बूम, इनके पोर्टफोलियो में सही बूम तभी आया था जब इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी, और ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में इनकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी थी। कई सारे स्टॉक्स में इनकी हिस्सेदारी थी, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रोक्टर एंड गैम्बल, जिलेट एंड कोलगेट जैसे कई बड़ी कंपनीज में इनकी हिस्सेदारी थी, इनकी इन्वेस्टमेंट थी। और इन्होंने तभी से इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था जब से ये पब्लिक हुई थी। आई विल बाय ओनली दोज कंपनीज that are in a business that even fools can understand, have very little debt, have free cash flows, or do not have much capital expenditure, which is nothing but a deferred cost. संपत जी की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी काफी ज्यादा आसान थी। उनका मानना था कि मैं सिर्फ उन्हीं कंपनीज में अपना पैसा लगाऊंगा जो बिजनेस में हो, और उनका बिजनेस और मैनेजमेंट एक बेवकूफ भी समझ सके, काफी अच्छा कैश फ्लो हो, कम कर्ज हो, और बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर कंपनी का ना हो। काफी इजी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी चंद्रकांत संपत जी की। और इनकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की चेकलिस्ट के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मैं बताने चाहूंगा, जो शायद आपकी भी काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। अब बिजनेस दैट यू अंडरस्टैंड, आपको हमेशा उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके मैनेजमेंट को आप समझ सकें, जिसके बिजनेस को आप समझ सकें। काफी कम और ना के बराबर उस पर कर्ज होना चाहिए। आरओई और आरओसी रेशियो करीब 25 से 30% के आसपास हो। पी रेशियो 14 या इससे नीचे हो, और डिविडेंड यील्ड 4% हो, तो ये चीज सोने पे सुहागा है। ये कुछ चेकलिस्ट पॉइंट थे जो संपत जी फॉलो करते थे किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। पर ये आरओई रेशियो क्या होता है, पी रेशियो क्या होता है, शायद आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता होगा। पर चिंता मत कीजिए, मैंने फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स शुरू कर रखा है। एक फुल सीरीज और प्लेलिस्ट में इस कोर्स पे निकालूंगा। तो अगर आपको भी फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी और इन्वेस्टिंग सीखनी है, तो आप इस प्लेलिस्ट के साथ बने रहिए। फिलहाल अभी इसमें 2 वीडियो मैं निकाली है, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मैं निकालने वाला हूँ पी एंड एल स्टेटमेंट पे। और धीरे धीरे हम ये सारी चीजें सीखेंगे, और सीखेंगे कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करते हैं। तो अगर आपको भी फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर वॉच आउट करें। आपको अपने पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स रखने चाहिए? चंद्रकांत संपत जी की इन पे भी बहुत अच्छी राय है।
In the strategy that I follow, I don't cover more than 10 companies in my investment portfolio. चंद्रकांत संपत जी का मानना था कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज रोंग वे में जाएं और आपका जो फंड है और इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है उसको नीचे की तरफ ले आएंगी। अगर आप में सिर्फ 8 से 10 ऐसी कंपनियां चुन रखी हैं जो काफ़ी अच्छे बिजनेस में हैं, तो अगर उनमें से एक कंपनी भी सही निकलती है तो वही आपकी वेल्थ बना देगी। इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा कंपनियां ना रखें, क्वांटिटी ना देख के क्वालिटी चुने हमेशा। इसलिए क्वालिटी इज प्रीफर्ड देन क्वांटिटी। क्वालिटी अगर चुनोगे तो अच्छी अच्छी कंपनीज आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होंगी। लोग हमेशा प्राइस के पीछे भागते हैं पर वैल्यू के पीछे कोई नहीं जाता है। टुडे म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स आर रिवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। This triggers them to chase a momentum, not a value. Chasing a momentum is nothing but a gambling. म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स आजकल हमेशा उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे जज किए जाते हैं। उनकी वैल्यू को कोई नहीं देखता है और इसलिए वो सिर्फ मोमेंटम के पीछे ही भागते हैं। हमें प्राइस के पीछे ना जाके वैल्यू के पीछे जाना चाहिए। संपत जी का मानना था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ महीने में कोई स्टॉक कितना ज्यादा चढ़ चुका है, कितना बढ़ चुका है। फर्क इससे पड़ता है कि उसकी वैल्यू क्या है। अगर कोई स्टॉक धीरे धीरे भी बढ़ रहा है और उसकी स्टॉक की वैल्यू अच्छी है तो हमें उसको ही चुनना चाहिए। हमें मोमेंटम के पीछे ना जाके वैल्यू के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कोई स्टॉक कुछ महीनों में कितना बढ़ चुका है। फर्क उसकी वैल्यू से पड़ता है और इन्वेस्टमेंट में वैल्यू का ही सारा खेल है। तो इसलिए हमें मोमेंटम के पीछे ना जाके वैल्यू के पीछे जाना चाहिए। हमें भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए। संपत जी का कहना था कि लोग हमेशा भेड़ चाल के पीछे भागते हैं। जब सेंसेक्स अपनी ऑल टाइम हाई पे होता है तो जिन लोगों को मार्केट के बारे में कुछ पता भी नहीं होता है वो भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की रुचि दिखाते हैं और उनका बेहिसाब जबरदस्त लॉस होता है और वो बाद में मार्केट को एक गैम्बलिंग के रूप में देखते हैं। पर ऐसा नहीं है। अगर आप सही स्ट्रेटेजी, सही डिसिप्लिन और सही इन्वेस्टमेंट तरीके से मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा। अगर आप जल्दबाजी में सिर्फ 2 दिन में अमीर बनने की सोचोगे तो आपका मार्केट हमेशा लॉस ही कर पाएगा। इसलिए वैल्यू के पीछे जाएं, मोमेंटम के पीछे ना जाएं। अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के आखिरी दौरों में संपत जी ने अपने ज्यादातर स्टॉक्स को बेच के अपनी सारी वेल्थ को कैश में कन्वर्ट कर लिया था। टूवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट जर्नी ही बिकेम बेरिश ऑन द स्टॉक मार्केट एंड केप्ट मोस्ट ऑफ हिज वेल्थ इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। ही डाइड एट द बिगिनिंग ऑफ 2015 एट एज 86। संपत जी 2015 में हमें छोड़ के चली गई, पर एक बहुत बड़ा योगदान स्टॉक मार्केट और उसकी सोसाइटी के लिए छोड़ के चली गई। इनके इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट तरीके से आज भी लोग सीखते हैं और जागरूक होते हैं। एंड ही इज द मैन, अ ट्रू लेजेंड, फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया। इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ यही मकसद था कि आप लोगों को पता लगे कि इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट के लोगों के लिए काफी बड़े बड़े योगदान दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।